हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम अकाउंट का मॉडल सेट नंबर 2 से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि एग्जाम में 3 मार्क्स का प्रत्येक पूछा जाता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल इसको मिस ना करें। आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा आय व्यय खाता में कुछ 3 अंतर लिखें। ठीक है, 3 अंतर निम्नलिखित हैं। ये यहाँ पे प्राप्ति एवं भुगतान खाता में आयगत एवं पूंजीगत दोनों मदों को लिखा जाता है। ठीक है, लिखा किया जाता है, जबकि आय व्यय खाता में केवल आयगत मदों को ही लिखा जाता है। देखिए, ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट जो होता है उसमें हम रिवेन्यू और कैपिटल दोनों नेचर का इनकम एंड एक्सपेंस दिखाते हैं, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में केवल रिवेन्यू नेचर का दिखाते हैं। ठीक है, पहला डिफरेंस ये था। सेकंड में है प्राप्ति एवं भुगतान खाता में प्रारंभिक से स्टार्ट होता है और अंतिम मतलब बैलेंस बीडी से स्टार्ट होता है और बैलेंस सीडी से एंड होता है। ठीक है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये प्रारंभिक और अंतिम शेष दिखाया ही नहीं जाता। ठीक है। थर्ड में है प्राप्ति एवं भुगतान खाता में प्राप्ति को डेबिट साइड में, रिसिप्ट को क्या लिखते हैं हम, डेबिट साइड में, रिसिप्ट में। ठीक है, बाएं पक्ष बाएं तरफ तथा खर्च को क्रेडिट पक्ष में दाएं तरफ लिखते हैं। ठीक है, दाएं तरफ। जबकि आय व्यय खाता में खर्च को डेबिट में, एक्सपेंडिचर पहले होता है, तो खर्च को डेबिट पक्ष में बाएं तरफ और आय को क्रेडिट पक्ष में दाएं तरफ लिखते हैं। ठीक है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 2016 के लिए उपयोग की गई दवा की राशि की गणना कीजिए। ठीक है, फर्स्ट दिया हुआ है दवाओं का प्रारंभिक रहत्या 5000 का दिया हुआ ये। दूसरा है दवाओं का प्रारंभिक लेनदार, ये है 4500। ठीक है, उसके बाद है वर्ष के दौरान दवाओं का नगद किराया, ये है 15000 का। और दवाओं का अंतिम लेन देन, ये है 6500 का। ठीक है, हमें क्या निकला, मैं इंग्लिश में भी एक बार पढ़ देता हूँ। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड फॉर द ईयर 2016। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया हुआ है 500 का, ये 5000 का है। फिर है ओपनिंग क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन 4500 का। फिर है कैश परचेज ऑफ मेडिसिन, ये है ड्यूरिंग द ईयर 15000 का। उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ये है 7500 का। उसके बाद है क्लोजिंग क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन। ठीक है, ये हमें क्या निकालना है, हमने 2016 में मतलब 2016 में कितना मेडिसिन कंज्यूम करा। ठीक है, कितना कंज्यूम करा मतलब खपत करा। ठीक है, तो खपत हम कैसे निकालेंगे वो, तो सबसे पहले जितना हमारे पास ओपनिंग में है वो ले लेंगे। जैसे ये 5000 है। ठीक है, ये 5000 है हमारे पास पहले से। ठीक है, उसके बाद हमने परचेज कितना करा, परचेज करा 15000। ये 15000 मान लो, पहले 5000, उसके बाद फिर करा 15000, 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद ये दोनों को ऐड कर दिया। फिर हमारे पास क्लोजिंग में कितना बच गया वो माइनस कर देंगे, मतलब कितना खर्च करा पहले जो था वो उसमें ऐड कर देंगे, जितना परचेज करे वो, और उसमें से माइनस कर देंगे जितना हमारे पास बच गया। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ये है हमारे पास 7500 का, ये हम कर देंगे माइनस। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, उसके बाद ये भी दिया था कि कैश परचेज क्रेडिटर्स दिया हुआ है, ओपनिंग क्रेडिटर्स। ओपनिंग क्रेडिटर्स मतलब क्या होता है, जितना पिछले साल क्रेडिटर्स का कैसे बनता है, अगर हम किसी से परचेज करते हैं कुछ और उसको पेमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है, क्रेडिटर्स बन जाते हैं। अब ये यहाँ पे दिया है ओपनिंग क्रेडिटर्स। ओपनिंग क्रेडिटर्स मतलब पिछले साल हमने जो खरीदा होगा उसका हमने पिछले साल पेमेंट नहीं करा होगा। ठीक है, ये ओपनिंग क्रेडिटर्स है हमारे पास। तो हम ओपनिंग क्रेडिटर्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो क्लोजिंग क्रेडिटर्स है उसको हम प्लस कर देंगे। ये देखिए, इसका आंसर है सेकंड क्वेश्चन का। ये है ओपनिंग स्टॉक, जितना हमने स्टार्ट में परचेज करा वो, ठीक है, उसमें जितना कैश में परचेज करा था 15000 का परचेज करा था वो दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन। क्लोजिंग क्रेडिटर्स हमारे पास कितना बच गया, साल में जितना हमारे पास रह गया। ये कैसे होता है, आप बोलेंगे यहाँ पे ऐड क्यों करें, इसको माइनस भी कर सकते थे। तो ये क्यों ऐड होता है, मान लीजिए हमारे पास जो बच गया, हमने मतलब पूरे साल में जो खरीदा, ठीक है, उसको पेमेंट नहीं करा, तो वो हमारे लिए क्रेडिटर्स बच गया, वो साल के अंत में बच गया, इसीलिए क्लोजिंग है। ठीक है, तो हम इसीलिए यहाँ पे ऐड कर देंगे और इसी के अपोजिट इसको माइनस कर देंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्रेडिटर्स। ठीक है, इसी प्रकार हमारा आ जाएगा 14500। पहले सभी को ऐड कर देंगे, ये 5000, फिर यहाँ पे ये 21500, 26500, उसमें से माइनस कर देंगे ये दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 14500। देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, पुनर्मूल्यांकन खाता से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है,
अब पुनर्मूल्यांकन खाता कब बनाते हैं हम, ये क्या होता है, जब कोई साझेदार, मान लीजिए कोई साझेदारी फर्म है, उसमें कोई पार्टनर्स क्या होता है, इंटर करना चाहता है, या कोई पार्टनर्स रिटायरमेंट लेना चाहता है, या किसी पार्टनर्स का डेथ हो जाता है, तब ये बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, मान लीजिए कोई फर्म है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और उसमें सितंबर में मान लीजिए कोई नया साझेदार आना चाहता है, तो अप्रैल से सितंबर तक के बीच में एसेट्स, जैसे 1 अप्रैल को जो था वही एसेट्स का वैल्यू मतलब सितंबर तक नहीं रहता है, क्योंकि मान लीजिए डेप्रिसिएट ही हुआ, या कोई बिल्डिंग्स है तो बिल्डिंग का भी वो डेप्रिसिएट होता है, कोई लैंड है तो उसका भी मूल्य मतलब ज़्यादा हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। तो हम इसीलिए बनाते हैं कि उस टाइम में, जिस टाइम में वो साझेदार आता है या जाता है, उस टाइम में संपत्तियों या दायित्वों का मूल्य कितना है, ठीक है, उसमें जो उसमें प्रॉफिट और लॉस होता है वो साझेदारों में बांट देते हैं। आइए हम इसका आंसर पढ़ते हैं। देखिए, पुनर्मूल्यांकन खाता एक अवास्तविक खाता है। ये अवास्तविक खाता होता है जो ये यहाँ पे आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है, पुनर्मूल्यांकन खाता है तो आप यहाँ पे लिखिएगा अवास्तविक खाता। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब जो साझेदारी फर्म के समापन, जैसे नए साझेदार का आना, ठीक है, प्रवेश, नए साझेदार का प्रवेश, साझेदार के अवकाश ग्रहण मतलब रिटायरमेंट, ठीक है, मृत्यु, कोई साझेदार मर जाता है तो स्थिति में संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन, मूल्यों में होने वाले परिवर्तन के कारण होने वाले लाभ अथवा हानि जानने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। संपत्तियों के मूल्य में होने वाले कमी तथा दायित्वों के मूल्य में होने वाले वृद्धि को, अगर मान लीजिए कोई संपत्ति कम हो जाता है, ठीक है, और दायित्व बढ़ जाता है, तो वो हमारे लिए क्या है, कोई संपत्ति अगर है हमारे पास और उसका वैल्यू कम हो जाता है तो वो क्या होता है, हमारे लिए लॉस होता है। इसी प्रकार अगर कोई दायित्व है जो बढ़ जाता है तो वो हमारे लिए लॉस हो जाता है, ठीक है। उसको पुनर्मूल्यांकन खाता के डेबिट पक्ष, डेबिट मतलब क्या, लॉस, ठीक है। तथा संपत्तियों के, इसी के अपोजिट कर लीजिए, संपत्तियों के मूल्य में होने वाली वृद्धि तथा दायित्वों के मूल्य में होने वाले कमी को पुनर्मूल्यांकन खाता के क्रेडिट पक्ष में, अगर कोई संपत्ति बढ़ जाता है या दायित्व कम हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ये मतलब क्रेडिट हो जाता है, वो हमारे लिए लाभ है, ठीक है। पुनर्मूल्यांकन खाता के डेबिट तथा क्रेडिट पक्ष का अंतर जो होता है, लाभ हो या हानि हो, जो भी हो होता है, लाभ अथवा हानि, जिसका विभाजन सभी साझेदारों के, पुराने साझेदारों के बीच उनके लाभ हानि अनुपात में मतलब बांटा जाता है, ठीक है। मतलब पुराने साझेदारों के, अब मान लीजिए कोई नया साझेदार आएगा तो उसको पुराने, अब पुराने समय में जो भी हुआ उससे उसको क्या मतलब है, तो वो सिर्फ पुराने पार्टनर्स के बीच ही बटेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ए और बी एक फर्म के साझेदार हैं, वे लाभ हानि 3:2 के अनुपात में बांटते हैं, ठीक है। उनके उनकी पूंजी क्रमशः 20,000 और 16,000 है, ठीक है। वे सी को लाभ में 1/4 हिस्सा लेने के लिए साझेदारी में प्रवेश देते हैं, ठीक है, 1/4 के लिए ये आता है। अब है सी को पूंजी के लिए 12,000 तथा ख्याति के लिए 10,000 नगद में लेना है, ठीक है, मतलब लाना होगा उनको। यह मानते हुए जर्नल लेखा कीजिए, पुराने पुराने साझेदारों ने ख्याति को निकाल लिया, मतलब निकाल लेता है वो, ठीक है, पुराने साझेदार। इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर कैपिटल आर 20,000 एंड 16,000। ए और बी पार्टनर्स हैं जिसका कैपिटल कितना है, 20,000 और 16,000 है, ठीक है। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, तो ये है 3:2 है, ठीक है। देयर कैपिटल आर 20,000, ये यहाँ पे गलती हो गया होगा, दो बार दिया हुआ है तो इसको कट कर देंगे, ठीक है। दे एडमिट सी को वो पार्टनरशिप में प्रवेश देता है, फॉर कितने पार्ट के लिए, 1/4 पार्ट के लिए, ठीक है। सी इज बीइंग इन कैश, ये बिडिंग होगा यहाँ पे, इन कैश ऑफ RS 12,000 एज ए कैपिटल के रूप में लाता है 12,000 और 10,000 लाता है गुडविल के रूप में। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जनरल एंट्री हम जो पास करेंगे तो क्या पास करेंगे, बैंक में फर्म में कैश आता है, कौन लेके आता है, तो सी लेकर आता है, कितना कितना, तो 12,000 कैपिटल के रूप में और 10,000 लाता है गुडविल के रूप में। और ये जो गुडविल और कैपिटल तो रह जाता है, गुडविल की जो अमाउंट है गुडविल का, वो ओल्ड पार्टनर्स जो है ए एंड बी वो निकाल लेता है, ठीक है। तो हम इसका एंट्री कैसे करेंगे, कैश आता है फर्म में तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, और कितना से
तो अभी देख लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट होगा पहले, और 12,000 ये गुडविल के रूप में आता है। पहले बैंक को डेबिट करेंगे, कितना से, बैंक को अभी रहने दीजिए, कितना से 2, कैपिटल होगा सी का नाम से, सी के नाम से होगा 12,000, यहाँ पे लिखेंगे 12,000, ठीक है। उसके बाद गुडविल आता है ना 2, यहाँ पे गुडविल होगा 10,000, 12 10 कितना हो गया 22,000, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अभी हम इसका आंसर भी एक बार चेक कर लेते हैं। उसके बाद देखिए, पहले उससे पहले अब ये जो कैपिटल है 12,000 वो रह जाता है हमारे फर्म में, और उसके बाद जो 10,000 रुपया है ये उसको ओल्ड पार्टनर्स 3:2 में, ठीक है, बांट लेगा। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन है, ए एंड बी। तो हम क्या लिखेंगे, सेकंड एंट्री गुडविल को कर देंगे डेबिट, 10,000 से गुडविल को डेबिट कर देंगे। उसके बाद 2 ए कैपिटल होगा यहाँ पे, फिर होगा 2 बी कैपिटल, ठीक है। ये दोनों बांट लेंगे, कितना कितना में, 3 2 5, तो 5 दूना 10, ये हो जाएगा 6,000 का, ये हो जाएगा 4,000 का, ठीक है। ये 6,4 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ तक तो हो गया। अब जो जो पेमेंट करेंगे, जैसे ये ए और बी को जो अभी क्रेडिट किए हैं ना, अब इसको हम डेबिट भी कर देंगे। तो बी, ए कैपिटल होगा डेबिट 6,000 से, उसके बाद बी कैपिटल होगा डेबिट, उसके बाद 2 बैंक कर देंगे। आइए हम इसका आंसर चेक करते हैं। ये देखिए आंसर है 4 का। ये बैंक अकाउंट में पहले बैंक में आया बैंक अकाउंट डेबिट 2 सी कैपिटल, 2 गुडविल, या गुडविल को हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम। यहाँ पे 12,000 से, और उसके बाद 10,000 से 12 10, ये हो गया 22, ठीक है। अब सेकंड में प्रीमियम या गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000 से। अब ये किसके अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे, तो ए के अकाउंट में और बी के अकाउंट में, तो ये यहाँ पे 3:2 में, ठीक है। उसके बाद इसी को हम पेमेंट कर देंगे, फिर लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये, और उसके बाद 2 बैंक अकाउंट, ये हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 5th क्वेश्चन पे आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में है, अंश किसे कहते हैं, ठीक है। अंश से आप क्या समझते हैं कि नहीं, 2 प्रकार के अंश को लिखें। अंश क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई कंपनी है, वो उनको पैसे की ज़रूरत है, तो वो पैसा बहुत सारे फॉर्म में ले सकते हैं, जैसे अंश के रूप में, जैसे शेयर्स, डिवेंचर्स, या लोन भी ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अंश के बारे में पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए किसी कंपनी को कुछ पैसे चाहिए, जैसे 50,000 रुपये चाहिए, ठीक है, तो वो 50,000 को क्या करेगा, 10 रुपये या 100 रुपये वाले छोटे छोटे टुकड़ों में वो मतलब विभाजित कर देगा। अब वो प्रत्येक टुकड़ा क्या कहलाएगा, अंश कहलाएगा, ठीक है। वैसे वो डिवेंचर भी हो सकता है, लेकिन उस पर लिखा जो होता है वो अंश है, ठीक है। अब आइए हम इसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं, अंश के बारे में। देखिए यहाँ पे, जब किसी कंपनी के पूंजी को एक निश्चित राशि के छोटे छोटे इकाइयों या हिस्सों में विभाजित कर दिया जाता है, तो इन्हीं इकाई या हिस्से को अंश कहा जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी को 10 लाख रुपए पूंजी की 10 लाख पूंजी को 1 लाख इकाइयों में बांट दी जाए, तो एक इकाई की कीमत 10 रुपया होगी, ठीक है, जो अंश कहलाएगी। उसके बाद एक कंपनी 2 प्रकार के अंश जारी कर सकती है। कौन कौन सा, एक होता है पहला समता अंश, और दूसरा होता है पूर्वाधिकार अंश, ठीक है। समता अंश में क्या होता है, जिसके क्रेता को कंपनी के स्वामित्व की प्राप्ति होती है। ये क्या होता है, कंपनी के मालिक होते हैं, ठीक है, तथा वह कंपनी के सभी क्रियाकलापों में भाग ले सकती है, ठीक है। अगर कोई मालिक ही है तो वो तो कंपनी में भाग ले ही सकती है ना, जैसे कोई भी मीटिंग होगा तो वो उसमें भाग लेते हैं। अब समता अंशधारी कंपनी का वास्तविक स्वामी होता है, ठीक है। पूर्वाधिकार अंश क्या है, तो जिसके क्रेता को समता अंशधारी से पहले लाभांश तथा पूंजी की वापसी की जाती है, प्राप्त करने का अधिकार हो, ठीक है। इसके लाभांश की दर पूर्व निर्धारित होते हैं, जैसे ये जो प्रेफरेंस शेयर होता है ना, उस पर पहले लिखा जाता है, जैसे 10% प्रेफरेंस, 8% प्रेफरेंस, 12% प्रेफरेंस, ठीक है। वैसे ये भी भाग ले सकते हैं, जैसे कोई मीटिंग होता है तो समता अंशधारी जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होता है उनको तो अधिकार होता ही है, लेकिन अगर किसी पूर्वाधिकार अंश है, किसी के पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो वो भी ले सकता है अगर उनका डिविडेंड 2 साल तक मतलब पे नहीं किया गया हो, ठीक है। इसको आप बाद में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं, 5 क्वेश्चन। अब आइए दूसरा वीडियो बनाते हैं जिसमें नेक्स्ट 5 होगा।